नमस्कार दोस्तों, इस एक ही वीडियो के अंदर कंप्लीट सूर्यवंश आप पढ़ लेंगे, जिसके संस्थापक का नाम है शेरशाह सूरी। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो ध्यान से देखिएगा। शेरशाह सूरी ने 1540 से 1545 तक भारत पर राज किया, लेकिन ये सूर्यवंश जो था ना 1540 से 1555 तक भारत में रहा। देखिए बच्चों, आपने मुग़ल वंश तो पढ़ा है। मुग़ल वंश में सबसे पहले जो शासक था वो बाबर था, ये आप जानते हैं। बाबर के बाद इसका बेटा हुमायूं गद्दी पर बैठता है। बाबर के बाद हुमायूं गद्दी पर बैठता है। और हुमायूं कब गद्दी पर बैठा था? 1530 ईस्वी में। 1530 से 1540 तक जैसे तैसे बेचारे ने रूल किया, लेकिन 1540 ईस्वी में शेरशाह सूरी ने इससे साम्राज्य छीन लिया। शेरशाह सूरी जो था ये एक अफ़गानी था। 1540 में इसने हुमायूं को भारत से खदेड़ दिया और इंडिया में एक नए वंश की स्थापना की, सूर्यवंश, जो कि 1540 से 1555 तक रहा। लगभग 15-16 वर्ष तक ये सूर्यवंश रहा। तो इस 15 वर्ष के दौरान जो मुग़ल वंश था वो कंप्लीटली तरीके से यहाँ पर अवेलेबल नहीं था, उसका यहाँ से नाता टूटा हुआ था। ठीक है, तो बाबर से मुग़लों की शुरुआत होती है, लेकिन हुमायूं तक आते आते एक बार फिर से उनका जो साम्राज्य है भारत में समाप्त हो जाता है और कुछ वर्षों के लिए सूर्यवंश स्थापित रहता है। तो ये जो सूर्यवंश था जिसमें शेरशाह सूरी ने स्थापना की थी, इसी के बारे में हमें आज इस वीडियो में पढ़ना है। आपकी आने वाली परीक्षा के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, तो सबसे पहले तो आप अपने दिमाग में रखिए कि 1540 में जब गद्दी पर बैठा था शेरशाह सूरी ने, तो उस समय ये बुज़ुर्ग हो चुका था। 67 वर्ष की आयु में गद्दी पर बैठा हुआ था। शेरशाह सूरी का जो मूल नाम था फरीद था। ये भी प्रश्न पूछा जाता है कि शेरशाह सूरी का मूल नाम क्या था? फरीद था उसका नाम। अब ये जो सूर्यवंश आप पढ़ रहे हैं, इस सूर्यवंश की हमें जानकारी कहाँ से मिली है? ये जो सोर्स है वो कहाँ से हमें इसकी जानकारी मिली है, जो भी मैं आपको बता रहा हूँ, या सूर्यवंश के बारे में इतिहास में जो जानकारी है वो कहाँ से अवेलेबल हुई है? तो मुख्य 3 स्रोत हैं सूर्यवंश के बारे में बताने के लिए। पहला है तारीख़ शेरशाही। ये पुस्तक के लेखक कौन है? अब्बास खां सरवानी। अब्बास खां सरवानी ने अकबर के टाइम पीरियड पर यह पुस्तक लिखी थी और इसमें पूरे सूर्यवंश के बारे में लगभग बातें लिखी हुई हैं। ये अकबर के कहने पर अब्बास खां सरवानी ने ये पुस्तक लिखी थी। इसके बाद है पुस्तक तारीख़ दौलत शेरशाही। इस पुस्तक के लेखक हैं हसन खां अली। उसके बाद रिज़कुल्ला, ये जो लेखक है इन्होंने अपनी पुस्तक लिखी है वाक़ियात मुस्ताकी। तो ये 3 पुस्तकें हैं जो सूर्यवंश के बारे में जानकारी देती हैं। इतनी बातें आपको याद हो गई होंगी। ठीक है, साथ ही साथ आप पढ़ते रहिए ताकि वीडियो कंप्लीट होते ही आपको कंप्लीट नॉलेज मिल जाए। उसके बाद देखिए, शेरशाह सूरी जो था, इसके जो पूर्वज थे वो भारत में काम की तलाश में आए थे। ये एक अफ़गानी थे और भारत में काम की तलाश में आए थे। जब यहाँ पर दिल्ली में दिल्ली सल्तनत का लोधी वंश चल रहा था ना, तो उस दौरान लोधी वंश के कई शासकों ने भारत के बाहर रहने वाले अफ़गानियों को इनवाइट किया था, बोला था यहाँ पर आप आइए और रोज़गार आपको मिलेगा। तो उसी चक्कर में शेरशाह सूरी के जो ख़ानदान के लोग थे, इसके जो पूर्वज थे, जैसे हसन खां और इसके पिता जो थे वो बाहर से भारत में आए थे। हालांकि हसन खां का तो जन्म कहते हैं भारत में ही हुआ था, इसके दादा बाहर से आए थे। और सासाराम, बिहार के सासाराम में ये बसे। ठीक है, शुरुआत में तो ये पंजाब वाले इलाके में बसे थे, उसके बाद ये बिहार वाले इलाके में गए सासाराम में, जिसे सहसराम भी कहा जाता है। ठीक है, हसन खां शेरशाह सूरी या फरीद के पिता का नाम है। और यहाँ पर इनको एक जागीरदारी मिल गई, मतलब कुछ ज़मीन में के जो टैक्स वसूलने का अधिकार इनको मिल गया। ठीक है, और देखिए शेरशाह सूरी के जन्म से रिलेटेड अपवाद है तो परीक्षा में नहीं पूछा जाता है। ज़्यादातर मेजोरिटी में जो इतिहासकार बताते हैं इसका जन्म सासाराम में ही हुआ था 1486 ईस्वी में। लेकिन कुछ इतिहासकार, वो भी महत्वपूर्ण इतिहासकार हैं, उनका यह कहना है कि नहीं, इसका जन्म 1472 ईस्वी में हुआ था, होशियारपुर में हुआ था, पंजाब के होशियारपुर में हुआ था।
तो इसको लेकर विवाद है, तो इसमें हमें उलझना नहीं है, परीक्षा के दृष्टि से इम्पोर्टेंट नहीं है। अब उपाधियाँ मैंने एक ही जगह लिख दी है। उपाधियाँ कौन कौन सी महत्वपूर्ण उपाधियाँ शेरशाह सूरी की थी? सुल्तान आदिल इम्पोर्टेंट उपाधि थी। अकबर का पूर्वगामी, अकबर के पहले का जो शासक है, ऐसे इसका टाइटल मिला है इसको, अकबर का पूर्वगामी। और शेरशाह, ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है, ठीक है। इसने अपने आप को शेरशाह की उपाधि दी थी 1539 में, जब चौसा का युद्ध जीता था इसने हुमायूं से। और धूल में फूल, धूल में फूल, ये एक इतिहासकार हैं कानून गो, इन्होंने इनको ये टाइटल दिया है। एक चालाक अफगान, ये बाबर ने इनको एक ये टाइटल दिया है, उपाधि दी है, जब जो शेरशाह सूरी था बाबर के साथ काम करता था। बाबर ने चंदेरी का युद्ध लड़ा था बच्चों ने, उसमें उस युद्ध में शेरशाह सूरी भी बाबर की तरफ से था। और रैयत आला, ये भी एक उपाधि थी। तो रैयत आला, सुल्तान आदिल, शेरशाह और शेर खां भी इसकी उपाधि थी। ये उपाधियाँ महत्वपूर्ण है शेरशाह को जो मिली थी, ठीक। उसके बाद अभी देखिए, अभी मैं आपको ये मालूम है कि 1540 में गद्दी पर बैठा, लेकिन अभी उसके जन्म से लेकर, जन्म से हमने शुरुआत की है और 1540 ईस्वी तक जो महत्वपूर्ण घटनाएं हैं उसकी हम अभी जिक्र कर रहे हैं। अभी गद्दी पर बैठा नहीं है, जन्म से लेकर 1540 ईस्वी के बीच की जो घटनाएं हैं वो अभी डिस्कस किया जा रहा है। उसके बाद दूसरा हम जो आगे डिस्कस करेंगे 1540 से, और 1545 में वो उसकी मृत्यु हो गई थी। इस दौरान उसने क्या काम किए गद्दी पर बैठ के, वो भी पढ़ेंगे इसी वीडियो में। तो हसन, जो कि शेरशाह सूरी के पिता का नाम है, इनकी 4 पत्नियां थीं और कुल 8 बच्चे थे। और इसी में शेरशाह सूरी भी था, जिसे फरीद नाम दिया गया है। फरीद इसका मूल नाम था। तो फरीद को ज़्यादा मोह माया, उससे प्यार नहीं किया करते थे इसके पिता, उससे लगाव नहीं रखा करते थे। इसी कारण से कहते हैं कि सासाराम से भागकर ये जौनपुर आ गया था। सासाराम से भागकर जौनपुर आ गया था फरीद। जौनपुर आप जानते हैं उत्तर प्रदेश में है। जौनपुर बनारस के पास उत्तर प्रदेश में है। यहाँ पर इसने शिक्षा दीक्षा ग्रहण की, और शिक्षा उक्षा ग्रहण करने के बाद ये दोबारा से सासाराम वापस चला गया था, ठीक। और दोबारा से सासाराम वापस चला गया, अपने पिता के साथ फिर रहा। लगभग 21 वर्षों तक अपने पापा के साथ रहा, और जो इसके पिता काम करते थे जागीरदारी का, वही काम इसने किया, वही काम इसने किया। उसके बाद 1522 ईस्वी में बच्चों, 1522 ईस्वी में ये एक सूबेदार थे बिहार के, जिनका नाम था बहार खां लोनी, या बहार खां लोहानी भी कई पुस्तकों में लिखा हुआ है, तो कंफ्यूज नहीं होना आपको। बहार खां लोहानी, ये सूबेदारी इनको मिली हुई थी बिहार की, मुख्य तौर पर दक्षिणी बिहार की इनको सूबेदारी मिली हुई थी। तो फरीद भी इनके यहाँ चला गया, इनके अंडर में काम करने लग गया। 1522 ईस्वी की बात है। तो एक दिन बहार खां लोहानी के साथ फरीद भी शिकार पर गया हुआ था, तो उसने उस शिकार में ना शेर को मार दिया। तो उसी दिन से बहार खां लोहानी ने फरीद को शेर खां की उपाधि दी। तो शेर खां की उपाधि कब मिली फरीद को? जब वो बहार खां लोहानी के साथ शिकार पर गया हुआ था और उस दौरान उसने एक शेर को मार दिया, तब जाकर बहार खां लोहानी ने उसको शेर खां की उपाधि दी। याद रखिए शेर खां, अभी इसको शेरशाह की उपाधि नहीं मिली है, शेरशाह की उपाधि इसको आगे चलकर मिलेगी 1539 ईस्वी में। उसके बाद कुछ वर्षों के बाद क्या होता है बच्चों, 1526 ईस्वी में बहार खां लोहानी जो था अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर देता है, बिहार में अपने आप को स्वतंत्र शासक घोषित कर देता है। पहले सूबेदार हुआ करता था, लेकिन अपने आप को स्वतंत्र शासक घोषित कर देता है। तो उसके बाद फरीद को लगता है कि भैया इसके साथ रहना सही नहीं होगा, तो वो बहार खां लोहानी का साथ छोड़कर चला जाता है बाबर। उस समय बाबर उभरा हुआ था, 1526 में उसने मुगल वंश की स्थापना कर दी थी बाबर ने, क्योंकि आप जानते हैं इब्राहिम लोदी को मारने के बाद, जो पानीपत का पहला युद्ध था उसमें इब्राहिम लोदी को मारने के बाद दिल्ली में एक नए वंश की शुरुआत कर दी जिसे मुगल वंश कहा जाता है। ठीक है,
तो ये सुन रखा था फरीद ने, इसलिए फरीद बहार खां लोहानी का साथ छोड़कर बाबर के साथ चला जाता है। बाबर की सेना में उसको काम मिल जाता है। और चंदेरी का जो युद्ध होता है 1528 ईस्वी में, इसमें बाबर की सेना में फरीद भी था। ये प्रश्न पूछा जाता है कि बाबर ने ऐसा कौन सा युद्ध लड़ा था जिसमें फरीद भी उसके साथ था या शेरशाह सूरी भी उसके साथ था। तो चंदेरी के युद्ध में उसमें अपनी इसने पूरी पावर दिखाई। बाबर इससे बहुत इम्प्रेस हो गया, लेकिन बाबर को पता था कि एक बहुत चालाक अफ़गानी है ये, तो इसीलिए बाबर ने उसको चालाक अफ़गान की भी उपाधि दी थी। जब फरीद को शक हुआ कि बाबर उस पर ज़्यादा नज़र रख रहा है, उसने सोचा मेरा फ्यूचर यहाँ भी सिक्योर नहीं है, आगे चलकर मुझे ये मार सकता है या मुझे मेरी जान को खतरा है, इसलिए बाबर का भी साथ छोड़कर शेरशाह सूरी चला जाता है। उसी दौरान घटना ये होती है कि जो बहार खां लोहानी था, जो बिहार का पहले सूबेदार हुआ करता था, फिर बाद में इसने अपने आप को स्वतंत्र शासक घोषित भी कर दिया था, उसकी मृत्यु हो जाती है। इसका एक लड़का होता है, वो बहुत छोटी आयु का होता है, अल्प जो वयस्क होता है, बहुत छोटी आयु का। और बहार खां लोहानी की एक वो पत्नी होती है दूदू बेगम, उसके साथ शादी कर लेता है ये शेरशाह सूरी, और बहार खां लोहानी के पुत्र का संरक्षक बनकर बिहार अपने कब्जे में एक तरीके से कर लेता है ये। तो शेरशाह सूरी के लिए एक बहुत ही इसकी किस्मत खुल गई, एक तरीके से कह सकते हैं। बहार खां लोहानी की मृत्यु के बाद दूदू बेगम के साथ इसने शादी कर ली और बिहार इसके अंडर में आ गया, बिहार वाला क्षेत्र इसके अंडर में आ गया। और कुछ वर्षों के बाद ये हुआ, चुनार यूपी में चुनार का किला है, वहाँ का जो ये किला था ये ताज खां के अधीन था। अब ताज खां की भी मृत्यु हो जाती है और ताज खां की विधवा के साथ भी इसने शादी कर ली, जिनका नाम था लॉर्ड मलिका। तो लॉर्ड मलिका से भी शादी कर ली और चुनार का किला भी मिल जाता है शेरशाह सूरी को। तो चुनार का किला भी शेरशाह सूरी को मिल जाता है 1530 ईस्वी के आसपास। इतनी बातें हैं। अब दोहरिया का युद्ध 1532 ईस्वी में होता है। ये होता तो मुख्य तौर पर हुमायूं और महमूद लोदी के बीच में। महमूद लोदी इब्राहिम लोदी के ही ख़ानदान का इसका भाई लगता था। ये बंगाल बिहार वाले इलाके में अपनी सेना को इकट्ठा कर रहा था, तो इसकी पावर को देखते हुए हुमायूं ने इस पर अटैक किया। दोहरिया यूपी के दोहरिया में ये युद्ध लड़ा गया। इसमें महमूद लोदी हार गया और मज़े की बात यह है कि महमूद लोदी का साथ और ये फरीद भी दे रहा था, शेरशाह सूरी भी दे रहा था। ठीक है, जब शेरशाह सूरी और महमूद लोदी की सेना हार गई तो तुरंत शेरशाह सूरी भागकर वापस अपने इस चुनार के किले में आ गया। चुनार का किला में वापस भागकर आ गया। अब होना क्या था, हुमायूं पीछा करते हुए इस चुनार के किले पर उसने घेरा डाल दिया। तो इसे कहते हैं चुनार के पहला घेरा। हुमायूं के द्वारा लगाया गया चुनाव के किले पर पहला घेरा, जिसमें इसने घेर लिया था किसको? शेरशाह सूरी को घेर लिया था। लेकिन कुछ दिनों के बाद दोनों के बीच में संधि हो गई और हुमायूं ने निर्णय ले लिया कि ठीक है, संधि हो गई है और ये जो घेरा है इसको तोड़कर वो आगरा चला जाता है। और यही इतिहास में बहुत बड़ी गलती मानी जाती है हुमायूं की, क्योंकि उस समय ये अगर घेरा ना तोड़ता, उस समय ये शेरशाह सूरी से रफा दफा मामला कर लेता, उसको या समाप्त कर देता, तो आगे भविष्य में जो इसका संकट आया था, इससे साम्राज्य छीन लिया गया था, शायद वो ना हो पाता। ठीक है। और संधि हुई थी जिसमें शेरशाह सूरी ने अपने बेटे को हुमायूं की खिदमत में उसके दरबार में भी भेजा था। अपने बेटे और कुछ सेना को हुमायूं की दरबार में भेजा था उसकी सेवा के लिए। ठीक है। उसके बाद बच्चों चौसा का युद्ध और कन्नौज का युद्ध, कन्नौज या बिलग्राम का युद्ध भी कहते हैं, ये दोनों बहुत ही निर्णायक युद्ध थे। इस युद्ध के बाद हुमायूं को भारत छोड़ना पड़ा और एक नए वंश की स्थापना हो गई, सूरवंश। चौसा का युद्ध, चौसा बिहार में पड़ता है। तो एक बार हुमायूं जो है बंगाल बिहार वाले इलाके में हमला करने आया, और जब ये बंगाल वाले इलाके में इसने हमला किया था हुमायूं ने,
और उससे पहले बिहार वाले इलाके में घेरा डाल लिया था शेरशाह सूरी ने। जब ये वापस जा रहा था हुमायूं, तो उसकी सेना का टक्कर जो हुई वो शेरशाह सूरी के साथ हुई। बिहार के बक्सर ज़िले के पास ये जगह पड़ती है चौसा। तो 16 जून 1539 ईस्वी में युद्ध होता है। इसमें हुमायूं हार जाता है, अपनी जान बचाकर भागता है, लेकिन पीछा करता हुआ शेरशाह सूरी उसका पीछा करता हुआ जाता है और फिर फाइनली कन्नौज बिलग्राम का युद्ध होता है। इस युद्ध में भी हुमायूं हार जाता है और फाइनली उसको भारत छोड़कर जाना पड़ता है और भारत में एक नया वंश आता है। हालांकि ये भी एक अफ़गानी वंश था, ठीक है। इससे पहले जो लोदी वंश था वो भी अफ़गानी वंश था और ये भी अफ़गानी थे, और दूसरा अफ़गानी साम्राज्य स्थापित हो जाता है सूर वंश। 1540 से 1555 तक चलता है, ठीक है बच्चों। तो अब गद्दी पर बैठ गया है शेरशाह सूरी। अब सूरी वंश की नींव रखने वाला शासक शेरशाह सूरी था। इम्पोर्टेंट प्रश्न बन गया। जो रुपया है आज हमारे जो मुद्रा है वो रुपया है, ये चलाने वाला शेरशाह सूरी ही था बच्चों। ये चलाने वाला शेरशाह सूरी ही था। इसके अलावा जीटी रोड, ग्रैंड ट्रंक रोड जो बनवाया है वो शेरशाह सूरी ने ही बनवाया है, ठीक है। बांग्लादेश से लेकर दिल्ली होते हुए काबुल तक ये जाता था, ठीक। और इस रास्ते में आराम के लिए उसने किनारे किनारे विश्रामालय बना रखे थे, कुएं खुदवा दिए थे ताकि यात्री पानी पीते रहें, मस्जिदें बनवा रखी थी, तो सुविधा कर रखी थी शेरशाह सूरी ने। उसके बाद गद्दी पर बैठने के बाद मालवा पर कब्जा करता है 1542 ईस्वी में। मालवा के जो शासक थे उस समय कादिर खान या मल्लू खान भी इन्हें कहा जाता है। उसके बाद 1543 ईस्वी में रायसीन के शासक उस समय राजपूत शासक थे पूर्णमल। इनके साथ विश्वासघात कर धोखे से इनकी हत्या कर देता है। इसके बाद इस दरबार में जितनी भी राजपूत स्त्रियां होती हैं उन्होंने सामूहिक जौहर कर लेती हैं, अपनी जान त्याग देती हैं, जौहर कर लेती हैं 1543 ईस्वी में। और ये एक तरीके से शेरशाह सूरी के जीवन में धब्बे के रूप में जुड़ गया था, ये कलंक के रूप में जुड़ा हुआ था, ठीक है। उसके बाद बच्चों 1544 ईस्वी में मारवाड़ के शासक मालदेव से युद्ध होता है। मालदेव थे उस समय मारवाड़ के शासक, इनके साथ युद्ध होता है। इस युद्ध में जैसे तैसे कर बहुत मुश्किल से जीत हासिल होती है शेरशाह सूरी को। हालत पंचर हो गई थी शेरशाह सूरी को इन राजपूत शासकों को हराते समय। इसी कारण से मारवाड़ का जब युद्ध समाप्त होता है, शेर सूरी कहता है कि भैया मैंने मुट्ठी भर बाजरे के लिए मैं अपना पूरा साम्राज्य खो बैठता अगर थोड़ी सी चूक हुई होती। तो मारवाड़ के जो शासक मालदेव के साथ युद्ध होता है 1544 में। ये इतिहास में इसका बहुत नाम है क्योंकि इसमें अफ़गानी सेना के दांत खट्टे कर दिए थे राजपूत शासकों ने। उसके बाद 1544 ईस्वी में शेरशाह सूरी कालिंजर के किले पर घेरा डालता है। 6 महीने तक घेरा डालता है लेकिन उसको सफलता नहीं मिलती है। हार कर वो गोले बारूद उस पर छोड़ने शुरू कर देता है और इसी गोले बारूद के विस्फोट में वो घायल हो जाता है और घायल होने के कुछ महीनों के बाद उसकी मृत्यु हो जाती है 22 मई 1545 ईस्वी में, ठीक है। कालिंजर के किले पर घेरा डाले हुए थे, 6 महीने तक उसको सफलता नहीं मिलती है, गोला बारूद से उड़ाना शुरू कर देता है और 22 मई 1545 में इसकी मृत्यु हो जाती है क्योंकि उस गोला बारूद में इस घायल हो जाता है। ये उसी घायल अवस्था के कारण ये मृत्यु को हासिल होता है। इसका मकबरा कहाँ पर है? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बहुत बार परीक्षा में पूछा गया है। सासाराम में है, बिहार के सासाराम में इसका मकबरा है बच्चों। शेरशाह के बाद जो शासक आया इस्माइल शाह सूरी आया था, ठीक है। और सूरी वंश का अंतिम शासक कौन था? सिकंदर शाह था। इसी से हुमायूं ने इसको हराकर दोबारा से मुग़ल वंश को स्थापित कर दिया भारत में हुमायूं ने। लेकिन 1555 के बाद वो 1 साल तक ही 1556 तक ही गद्दी पर बैठ पाया और उसकी मृत्यु हो गई। उसके बाद उसका बेटा अकबर आया था।
तो ये बच्चों सूर्यवंश के बारे में है। आपकी जो परीक्षा आने वाली है इसके लिए ये इनफ है, तो दोबारा से रिपीट करके देख लीजिएगा। इसका पीडीएफ मैं टेलीग्राम पर प्रोवाइड करा देता हूँ। श्री एजुकेशन चैनल है टेलीग्राम पे, वो ज्वाइन कर लीजिए, या @ लिखिए अपने टेलीग्राम एप्लीकेशन पर SHRIEDUCATION। ये जो नोट्स हैं इसको मैं टेलीग्राम पर प्रोवाइड करता हूँ। अगर जीएस फाउंडेशन बैच आपको ज्वाइन करना है, जीएस आपको बहुत अच्छा कर लेना है, तो श्री एजुकेशन एप्लीकेशन आप डाउनलोड कर लीजिए। SHRI एजुकेशन EDUCATION एजुकेशन, श्री एजुकेशन एप्लीकेशन को प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए। स्टोर सेक्शन में जाइए, आप डाउनलोड कर लेंगे और स्टोर सेक्शन में जाकर जीएस फाउंडेशन बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए हम मिलते हैं आपसे अगले एपिसोड में, तब तक के लिए नमस्कार।